जय जिनेंद्र सर, स्वागत है कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सभी का। और हमारे दर्शकों के साथ भी हम लगातार कनेक्ट रहे हैं और आप जैसा कि ट्रेनिंग अपनी समाप्त करके आ रहे हैं, बहुत सारे व्यूअर्स थे लगातार इस चीज़ में पूछ रहे थे कि सर के जो क्वेश्चंस हम सर से पूछते हैं हमें मिलते हैं, हमारे पास बहुत सारे उनके क्वेश्चंस स्टिल आए हैं, बट ड्यू टू आप ट्रेनिंग में बिजी थे हम उन क्वेश्चंस को ले नहीं पाए हैं। तो अब समय आ गया है, सारी बातों पे चर्चा करेंगे, आपके प्रश्न भी लेंगे, लेकिन सबसे पहले सर का एक्सपीरियंस पूछते हैं कि कैसा रहा इस बार का ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस सर आपका। इस बार की ट्रेनिंग टोटली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग थी और करीब करीब 16 जगह के स्टेट से लोग आए हुए थे। सभी ने काफी अच्छे से ट्रेनिंग को अटेंड किया और 48 लोग यानी कि भक्तांबर के 48 दीप प्रज्वलित हुए। 48 लोगों ने ट्रेनिंग की जिसमें कि 16 राज्य के थे और सभी लोग अपने आप में महारत हासिल किए हुए थे। सभी लोग लगभग वास्तुविद थे और वो यहाँ पर वास्तु ट्रेनिंग करने आए हुए थे। सभी ने जब प्रैक्टिकल अनुभव फील किया, जैसे कि मैंने सारे प्रैक्टिकल कराए, पिरामिड जो है, पिरामिड के अंदर फर्स्ट डे ही मैंने उनके लिए एक फल दिया कि आप इस फल को इस पिरामिड के नीचे रखो, यदि 8 दिवस में ये सड़ जाता है तो प्रैक्टिकल में कोई दम नहीं। इस तरह का प्रयोग जब उनने किया, जब लास्ट डे उस फल को ग्रहण किया, देखा और खाया, तब वह आश्चर्य। अच्छा सर, हर इंसान ने इंडिविजुअल प्रैक्टिकल क्लासेस अटेंड की थी या इंडिविजुअल? सभी ने अपने अपने प्रैक्टिकल किए, कुछ सामूहिक प्रैक्टिकल भी हुए, जैसे कि मैंने उन्हें करके दिखाया। कोई भी जमीन है, उस जमीन की एनर्जी को कैसे बूस्ट किया जाता है। कई जगह गलत पलंग और गलत जगह पर लैट्रिन बना दी गई है, तो उसका दोष निवारण कैसे किया जा सकता है, इसको पूरी तरह ट्रीटमेंट करके दिखाया गया। तो यानी हर बैकग्राउंड से जो लोग आए थे जिन्हें सीखना था, चाहे वो रीडर थे, बिल्कुल ज्योतिष के थे, रेकी हीलिंग वाले थे, आर्किटेक्ट थे, सिविल इंजीनियर थे, इंटीरियर डिजाइनर थे, सभी अलग अलग। सर मायने भी रखता है ना, क्योंकि आजकल ज्योतिष इतना वास्तु इतना वास्ट हो गया है कि लोगों को हर चीज में वास्तु की रिक्वायरमेंट पड़ती ही पड़ती है। तो इसलिए शायद लोगों ने आपसे वो ट्रेनिंग, जो ज्ञाता थे वो विश्व ज्ञाता बनने के लिए आए हुए थे। बिल्कुल सर, एक प्रश्न लूंगी यहाँ पर मैं, जैसे हमने अपनी बात की, आपने बताया कि हर फील्ड से लोग आए थे ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए। एक वास्तु होता है और एक ज्योतिष होता है हमारे, बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी बात कर लीजिए। हमारे देश में देखा जाता है ग्रुप्स बने हुए हैं, कई लोग वास्तु को फॉलो करते हैं तो कई लोग ज्योतिष को फॉलो करते हैं, लेकिन वही आपके द्वारा भी हमने कई बार सुना हुआ है कि ये एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोग भ्रमित होते हैं। हम वास्तु नहीं मानते, हम सिर्फ ज्योतिष के ऊपर बिलीव करते हैं, या कई लोग कहते हैं हम सिर्फ वास्तु मानते हैं, ज्योतिष में बिल्कुल बिलीव नहीं करते। तो क्या कॉन्सेप्ट है ये? बेसिकली ज्योतिष की ही एक ब्रांच वास्तु है, लेकिन ज्योतिष और वास्तु में कितना अंतर है कि ज्योतिष जो है वो पूर्व जन्म का भविष्य बताता है, वर्तमान का तो बताता ही है, पूर्व जन्म है, और वास्तु वर्तमान है। ज्योतिष में दिशा की नहीं अपितु दशा बताई जाती है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आने पर आपको क्या फीलिंग होगी, लेकिन वास्तु बताता है दिशा, पर्टिकुलर दिशा से क्या लाभ होगा। इसी तरह से कि यह भाग्य को बताता है, ज्योतिष भाग्य को बताता है, और वास्तु पुरुषार्थ की अमुक दिशा या अमुक जोन पर पहुंचने पर आपके लिए क्या फल प्राप्त होगा। इसी तरह से ये ज्योतिष जो है एक पर्टिकुलर योग है, जैसे किसी की कुंडली में महायोग, गजकेसरी योग और बहुत सारे योग होते हैं, लक्ष्मी नारायण योग, लेकिन वास्तु योग नहीं बल्कि प्रयोग बताता है। यह प्रयोग बताता है। एक 60 में किसी ज्योतिषाचार्य ने या वास्तुशास्त्री ने कहा है, ज्योतिषम केवलम कालम वास्तु दिव्यण संपदा। ज्योतिष तो केवल समय को बता सकता है, लेकिन वास्तु एक ऐसी चीज है जो आपको प्रकृति रूपी संपदा आपके घर में उड़ेल करके आपको सुख शांति के सरोवर में डुबकी लगाने की कला सिखाती है, आपके व्यापार में वृद्धि कराती है,
आपको आनंद पूर्वक जीवन यापन करने की कला सिखा देती है। तो यानी कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। बिल्कुल कनेक्टेड, एक दशा जैसे है, एक दिशा बिल्कुल, है। अगर वास्तु में बात करें, जो हम बोलते हैं कि आपके लिए कौन सा कलर लकी है, तो वही ये दर्शाता है कि कैसे ज्योतिष में कौन सा ग्रह आपका स्ट्रांग है। तो ये दोनों सेम ही चीज है। देखिए, ज्योतिष बताता है कलर और वास्तु बताता है कि उस प्लानेट से वह कलर कैसे एनर्जी को कैप्चर करेगा और व्यक्ति के ऊपर कैसे ट्रांसफर करेगा। बस दोनों एक ही चीज है। बिल्कुल, बहुत बात करने जाए तो बहुत डीप टॉपिक है ये, आने वाले एपिसोड में लेकिन चर्चा निश्चित रूप करेंगे। से बिल्कुल। ज्योतिष यानी कि ग्रह, अब प्लानेट को तो आप अपनी मुट्ठी में कर नहीं सकते, लेकिन प्लानेट की आपके घर में लोकेशन है, उन लोकेशन को बदल करके अपना भाग्य को बदल सकते हैं। बिल्कुल, कैसे बदलेंगे भाग्य को, वो लगातार आपको कार्यक्रम के माध्यम से बताते जा रहे हैं। आने वाले टाइम में भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल वक्त तो चला है आप द्वारा भेजे गए प्रश्नों को कार्यक्रम में लेने का। सर, मैं पहला प्रश्न लेना चाहूंगी यहाँ पर। ये कहते हैं, मेरे घर के आग्नेय कोण के सामने, आग्नेय कोण में बोरिंग है। तो मैं जानना चाहता हूं, क्या ये अच्छी चीज है या गलत चीज है? मैं भी यहाँ एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। ये जो प्रश्न है, कई लोग बहुत इग्नोर कर देते हैं, लेकिन मैं अप्रिशिएट करूंगी आपने ये प्रश्न यहाँ पर पूछा, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी होता है कि बोरिंग जो है कौन से स्थान के लिए शुभ माना जाता है और कैसे ये आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से परिवर्तन कर देती है। बोरिंग, पहले तो समझे बोरिंग है क्या। बिल्कुल। खनन, पृथ्वी को खनन करके, यानी कि उसका बोरिंग, जमीन में से चट्टानों को फाड़ करके पानी को बाहर निकालना। अब जब जमीन में गड्ढा कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, उसका बहुत बड़ा बनना, यदि गड्ढा गलत जगह हो जाता है तो इंसान गड्ढे में पहुंच जाता है, व्यापार को तत्काल प्रभावित करता है। तो इसलिए सही जगह पर गड्ढा इंसान के भाग्य को जागृत करा देता है। तो बोरिंग, पहले मैं आपका जवाब देना चाहूंगा कि आग्नेय कोण पर बना हुआ बोर के क्या परिणाम होते हैं, फिर मैं बाकी आपके अन्य स्थानों पर बनने के क्या दुष्परिणाम होंगे या क्या शुभ परिणाम होंगे शुभ जगह बनने के। साउथ ईस्ट में आग्नेय कोण पर बना हुआ किया गया बोरिंग निश्चित रूप से घटनाएं, दुर्घटनाएं घटित करा देता है। इसके अलावा लोगों के घर में, जिनके यहाँ पर पाया गया आग्नेय कोण पर, उनके घरों में रोग और चोरी दोनों होती है। इसलिए आग्नेय कोण पर कभी भी बोरिंग नहीं होना चाहिए। सबसे खास बात तो यह है, कभी भी प्रवेश द्वार पर बोरिंग नहीं होना चाहिए। जिनके घर के प्रवेश द्वार पर गड्ढा होता है, उनके हर कार्यक्रम में असफलता प्राप्त होती है, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो व्यवहार जगत हो, चाहे घर में परिवार में उनके शांति हो, अशांति छाई रहती है। इसलिए कभी भी साउथ ईस्ट ही नहीं, ना प्रवेश द्वार पर होना चाहिए। अब मैं बात करूंगा साउथ की, दक्षिण दिशा में बोरिंग। दक्षिण दिशा में की गई बोरिंग आपको कभी भी सफलता, यश, कीर्ति, नेम, फेम, मैंने अनेक दिग्गज लोगों को देखा है जो राजनीति में थे और उनका ऊंचाई काफी थी, यानी कि वह खुद अब उनकी सहभागिता निर्वाहन करवाई जाती थी मंत्री पद के लिए, सिलेक्शन के लिए, लेकिन वो पार्षद के लिए भी चयनित नहीं हो पाए। जब मैंने स्वयं उनके घरों में विजिट किया तो पाया कि साउथ में उनके बोरिंग थी। साउथ की बोरिंग कभी भी आपको लिए आपका नेम, फेम, राजनीति में सफलता कदापि नहीं दिलाती है। अब मैं बात करूंगा साउथ वेस्ट की। ये तो मौत का कुआं है साउथ वेस्ट की बोरिंग, ना आपके व्यापार को चलने देगा। मैं एक किस्सा यहां पर बताना चाहूंगा। एक व्यक्ति ने साउथ वेस्ट में बोरिंग कर ली थी। उसके पूर्व उसके पास 3 फैक्ट्री थी और बढ़िया चल रही थी। जैसे ही साउथ वेस्ट में एक जगह बोरिंग घर में किया, दूसरी जगह जब उनके वहां पर फैक्ट्री में एक जगह का बोर था जो ईशान का, वो सूख गया और उन्हें साउथ वेस्ट में बोरिंग कर ली। तो फिर क्या था, वह दिन था कि उस दिन के बाद उल्टी गिनती शुरू हुई कि सारा व्यापार ठप हो गया, पैसा डूब गया। इसलिए गलत स्थान पर किया गया बोर निश्चित रूप से आपको सिर्फ हानि ही नहीं पहुंचाता, अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित करा देता है। ठीक इसी तरह से पश्चिम दिशा यानी वेस्ट में की गई बोरिंग आपको नाना प्रकार के रोगों से परेशान कराती है। सिर्फ आपको धन दौलत तो दिला देता है पश्चिम दिशा का बोर, लेकिन
आपको अनेक प्रकार की बीमारियों ला देता है। नॉर्थ वेस्ट की गई बोरिंग भी आपके मन को चंचल कर देती है और मन में उन्माद यानी टेंशन, मानसिक तनाव अधिकाधिक बढ़ जाता है। इसकी वजह से व्यक्ति डिप्रेशन में पहुंच जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे नॉर्थ की। नॉर्थ विपुल संपदा यानी नॉर्थ में विद्युतीय आकर्षण आने लग जाता है, मैग्नेटिक पावर आने लग जाता है, आपके व्यापार की गति तेज हो जाने लगती है। मैं तो अक्सर ये करता हूं कि जिनके घरों में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही हो व्यापार की, जिनके बच्चे बहुत आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनके घर में सिर्फ नॉर्थ में बोरिंग करवा देता हूं। और नॉर्थ ईस्ट की बोरिंग तो यूं कहते हैं कि गड़ा हुआ धन प्राप्त हो जाना नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन वह डायगोनल लाइन के अलोंग कभी नहीं करना चाहिए, यानी कॉर्नर टू कॉर्नर की लाइन पर जो ब्रह्म स्थल से पास होकर के जाती है उस पर किया गया बोरिंग घातक होता है। उसके लेफ्ट या राइट साइड में बोरिंग करना आपके लिए सुख, शांति, समृद्धि, पैसा ही पैसा। कई लोग कहते हैं कि आप कुछ मत करिए, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में बोरिंग या आप कुआं, डगवेल या कोई अंडरग्राउंड वाटर टैंक क्रिएट कर लीजिए। निश्चित रूप से वह उस घर के लिए बहुत ज्यादा सुख शांति प्रदान कराता है। मैंने अनेक केस स्टडी की, उसमें पाया कि जिन घरों में नॉर्थ ईस्ट में कुआं था या अंडरग्राउंड वाटर टैंक था, उनके घर में ना कभी पैसे की कमी थी, ना कभी घर में अशांति थी, सब लोग अच्छे से जीवन यापन कर रहे थे। अब मैं बात करूंगा ईस्ट की। ये विपुल संपदा देता है और राजकीय कार्यों में सहायता है, शासन से गवर्नमेंट हमेशा सपोर्ट करता है, इसलिए ईस्ट में भी बोरिंग की जा सकती है। इस तरह से मैंने 360 डिग्री से आपको बोरिंग का महत्व बता दिया। लेकिन एक बात याद रखना कि बोरिंग आपको गलत स्थान पर किया गया गड्ढा इंसान को गड्ढे में ले जाता है। बिल्कुल, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट था समझना, क्योंकि हम सिर्फ कई बार घर के अंदर की चीज़ों के बारे में या सामान को, वस्तुओं में ही ढूंढते रहते हैं, इसको यहाँ फिट कर देते हैं, यहाँ फिट कर देते हैं। लेकिन बोरिंग जैसी चीज़ कि आपके घर के सामने कौन सा, घर के कौन से पार्ट में अगर गड्ढा आप करते हैं तो आपके जीवन को गड्ढे में ढकेल देते हैं। आपने बहुत बड़ी बात कही है यहाँ पर। सर आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न लेंगे। वास्तु का निर्माण करने में जो मटेरियल यूज किया जाता है, क्या उसका भी वास्तु में प्रभाव पड़ता है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर ये। निस्संदेह पड़ता है। बिल्कुल। आजकल तो ऑर्गेनिक हाउस बनना शुरू हो गए हैं। लोग मतलब ब्रिक्स जो ईंट है ना, वो ऑर्गेनिक ईंट बना रहे हैं। जैसे कि मिट्टी की तो बनाते हैं, उसमें गाय, देशी गाय का गोबर मिक्स करते हैं, उससे ईंट बनाई जा रही है। और निश्चित रूप से वह ईंट उनके घर में पॉजिटिव एनर्जी लाती है, साथ साथ जियोपैथिक स्ट्रेस, भूमि के अंदर से नीचे से निकलने वाली जो निगेटिव एनर्जी है उसको वहीं अवरोध कर देती है। तो यह सर्वश्रेष्ठ है। वास्तु वस्तु में ही भी है, वास्तु दिशावश में नहीं बल्कि वस्तु में कौन सा मटेरियल आप उपयोग कर रहे हैं। जैसे कि कई लोग ऐसी ईंटों का प्रयोग करते हैं जिसमें स्वास्तिक बना रहता है, वही ईंटें आप दीवार पर लगा करके और उन्हीं ईंटों के ऊपर आप मल और मूत्र विसर्जित करते हैं, तो एक स्वास्तिक के ऊपर मल मूत्र विसर्जित करना कहां तक उचित। अभी एक किस्सा है एक जगह का, ये फरीदाबाद में, वहां पर एक व्यक्ति ने पूरी ईंटें स्वास्तिक बनी हुई उपयोग की थी। उनके घर में तीनों लोगों के लिए कैंसर हुआ। तो हम ऐसी सामग्री का उपयोग ना करें जिस पर ऐसी चीज बनी हो। सेकंड, आप किसी के दूसरे के घर का टूटा हुआ मलबा अपने घर में ना डालें, वह आपके घर में निगेटिव एनर्जी क्रिएट करेगा। तीसरी बात, आप जो सामग्री प्रयोग करते हैं उसको टेस्ट और चेक कराएं, कहीं ऐसे तो नहीं वो निगेटिव रेडिएशन प्रोड्यूस करती हो। जैसे कि जितने भी ऑयल पेंट किए जाते हैं, ऑयल पेंट, ऑयल बेस्ड पेंट, उन सब में लेड मिक्स होता है। और वह आज साइंस ने इतनी खोज कर ली कि वो कह रहे हैं कि कैंसर का कई कारणों में एक सबसे बड़ा कारण है कि जो ऑयल बेस्ड पेंट किए जा रहे हैं उसमें लेड के कारण भी कैंसर उत्पन्न हो रहा है। तो आप वास्तु में वस्तु पर ध्यान रखें, जिस वस्तु का, जिस पत्थर का, जिसे अत्यधिक मात्रा में मार्बल का प्रयोग करना भी ठीक नहीं। जिन घरों में मार्बल का उपयोग किया जाता है उनके घुटनों में, कमर में, जंघाओं में सबसे ज्यादा परेशानी बनी रहती है। इसलिए मैंने ये जो
जो मेरा आधार है मूलतः, वो केस स्टडी के आधार पे बोल रहा हूँ कि मैंने कई सैकड़ों लोगों की केस स्टडी किया, उनके घरों में देखा कि मार्बल लगा था या ईंट लगी थी, ऑयल बेस्ड पेंट लगा था, दूसरे घर का मलबा डाल दिया था, वो सब संकट में तकलीफ में पाए गए और उनके व्यापार की भी क्षति हुई, रोगों की उत्पत्ति हुई, घर में अशांति छाई। इसलिए हम ये मुसीबतों को निमंत्रण कदापि ना दें। बिल्कुल, लेकिन सर आपने जो बात कही है ये बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगा कि अगर हम वास्तु ठीक करने के लिए पहले तो दिशाओं तक ही सीमित थे, अब आप कह रहे हैं कि वस्तु जो इस्तेमाल कर रहे हैं वास्तु अपना ठीक करने के लिए उसका भी चयन करें, एक आम इंसान के लिए। देखिए, आप अपने स्वस्थ रहने के लिए आप अपने थाली में आने वाली सामग्री का ध्यान रखते हैं कि कुछ भी खा लेते, ये ध्यान रखते हैं कि ये वस्तु कहाँ की बनी हुई है, कैसी है, कौन सा ऑयल इसमें यूज किया गया है, कि घटिया टाइप के ऑयल की बनी हुई चाट भी आप सेवन नहीं करेंगे। ठीक इसी तरह से इस शरीर में जिस तरह से पेट में भोजन पहुंचता है और वह रिएक्ट करके आपके पूरे शरीर में एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक इसी तरह से 5 एलिमेंट से निर्मित यह आपका भवन भी आपके लिए एनर्जी देता है, जो सूर्य से एनर्जी ग्रहण करके आपको रिफ्लेक्ट होकर के आपके शरीर पर उसका पूरा प्रभाव पड़ता है। तो ये भी तो किसी वास्तु एक्सपर्ट की निगरानी में ही करना पड़ेगा। डेफिनेटली कि बिना किसी इसके जाने हमारे पहले के शिल्पी ये सभी ज्ञान रखते थे, किसी को कोई जरूरत नहीं होती थी कि हमें निर्माण किन किन सामग्री का प्रयोग करना है। पहले चूना का ही इतना अत्यधिक प्रयोग क्यों किया जाता था? चूना में वो क्षमता है कि वो सारी नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। और गोबर की बात भी करें, जैसे आप बता रहे हैं ब्रिक्स में आज गोबर उपयोग किया जाने लगा। अन्य जगह कई जगह पर कई चीजों में आज जो पेंट, ऑर्गेनिक पेंट बनने लगे हैं, उसमें गौमूत्र का प्रयोग होने लग गया है। बिल्कुल, और इसकी अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही सर, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।